हेलो बच्चों, वेलकम टू एग्जाम शिविर स्कूल। एग्जाम शिविर स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 11 का एनिमल फिजियोलॉजी का चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसको हमने पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। हम 11 आई थिंक 11 या 12 लेक्चर है, इतने लेक्चर हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को पूरा कंप्लीट किया है। और आज की क्लास में सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपके पिछले 2016 से लगाकर, कहाँ बोल रहा हूँ मैं, 2016 से लगाकर अगर बात करूँ मैं 2016 से 2022 तक जो नीट हुई है, उन सालों के दौरान जितने भी नीट के एग्जाम हुए हैं उसमें आए हुए ये क्वेश्चन है जो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। क्लियर? तो आज हम क्वेश्चन करेंगे उसको, और जितने भी 10-11 लेक्चर है उनको एक बार देखने के बाद आप नीट की और जितने भी वनडे एग्जामिनेशन है, एक्सेप्ट नेट, CSIR नेट की बात छोड़ दूं तो जितने वनडे एग्जामिनेशन है जहां पर बायोलॉजी पूछी जाती है, जहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम पूछा जाता है, उनके क्वेश्चन लगभग आपके हो जाएंगे। हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर चुके हैं अपन। इन क्वेश्चन के थ्रू अपन समझेंगे, हम लेक्चर में सारी चीजें देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। द QRS complex in a standard ECG represents depolarization of ventricles, repolarization of ventricles, repolarization of auricles and depolarization of auricles। ये क्वेश्चन कहाँ से है? ECG से है। ECG क्या अभी 2 लेक्चर पहले हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG क्या होता है? एक ग्राफ होता है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे हार्ट के जो मसल्स है उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। और वो ग्राफ कैसा होता है हमने देखा था, उसमें स्टार्टिंग में छोटा डोम शेप का आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है, और फिर एक बड़ा डोम शेप आता है, जिसमें स्टार्टिंग की ये वेव, इस वेव को हमने क्या बोला था? पी वेव बोला था। फिर ये क्यू, आर और एस वेव, और ये कौन सी है? टी वेव होती है। जहां पर पी वेव की बात करें, पी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पी वेव के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो पी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑरिक्यूलर डीपोलराइजेशन। देखो डीपोलराइजेशन क्या होता है, डीपोलराइजेशन की बात करें तो डीपोलराइजेशन क्या क्या होता है यहाँ पर, सॉरी, डीपोलराइजेशन की बात करें तो डीपोलराइजेशन का मतलब होता है सिस्टोल, ऑरिक्यूलर डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन का मतलब होता है सिस्टोल होना, यानी कि संकुचन होना। दूसरी वेव कौन सी है? QRS। इस वेव की बात करें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो कर रहा है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो करता है। और लास्ट वेव कौन सी है? टी वेव। इसकी बात करें तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ध्यान देना, रीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन क्या होता है? यहाँ पर डायस्टोल की बात कर रहे हैं अपन। पोलराइजेशन में क्या होता है? सिस्टोल। रीपोलराइजेशन के समय क्या होता है? डायस्टोल। आपको दिख रहा है रेड कलर? ठीक है, आई थिंक दिख रहा है ना। तो यहाँ पर आप कौन सा है? QRS वेव है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाएगा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये नीट 2020 में आया क्वेश्चन है, जिसमें 2 कॉलम दिए हुए, एक कॉलम की तरफ से क्या दिया हुआ है? WBC दी हुई है, और दूसरे कॉलम में उसके वर्क दिए, और हमें क्या करना है? मैच करवाना है। हम WBC को पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुका WBC के बारे में। WBC की बात करें तो WBC के आगे 5 प्रकार है। कौन कौन से हैं? तो न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसिडोफिल और बेसोफिल। कौन कौन से हैं? न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसिडोफिल और बेसोफिल। और इसी एसिडोफिल को क्या बोलते हैं? इओसिनोफिल। इसी को क्या बोलते हो आप? इओसिनोफिल्स बोलते हैं अपन। एसिडोफिल्स को क्या बोलते हैं? इओसिनोफिल। तो चलिए मैच करते हैं। सबसे पहले बात करें सबसे सिंपल की, लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट किसमें वर्क करता है? लिम्फोसाइट के दो पार्ट थे आगे। लिम्फोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट के 2 प्रकार थे, एक तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। फिर बी लिम्फोसाइट की भी टी किलर, टी हेल्पर, टी मेमोरी, टी सप्रेसर, ये सारी सेल किस में हेल्प कर रही है? इम्यून सिस्टम में। बॉडी को क्या कर रही है? ये बाहर जो फॉरेन पार्टिकल है उनसे ये बचा रही है। तो यहाँ पे लिम्फोसाइट के लिए कौन सा हो जाएगा आपका? इम्यून रेस्पॉन्स, यानी कि डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो डी का फर्स्ट, हालांकि ऐसा एक ही ऑप्शन है डी का फर्स्ट, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ऐसा कोई दूसरा है ही नहीं। ठीक है, ये तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। फिर भी देख लेते हैं आगे। आगे देखिए सी कौन सा है? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल की बात करें तो न्यूट्रोफिल कैसा होता है? फेगोसाइटिक नेचर का होता है, यानी कि
जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल आते हैं उनका वो क्या करता है, भक्षण करता है। तो न्यूट्रोफिल आपका कौन सा हो जाएगा, फेगोसाइट, तो सी का हो जाएगा सेकंड, तो सी का सेकंड। अब बात करते हैं इयोसिनोफिल की, तो इयोसिनोफिल और बेसोफिल। देखिए बेसोफिल की बात करें, बेसोफिल जब पढ़ाया था मैंने बताया था क्या करता है, हिस्टामिन को रिलीज करता है। जो वाहिनी क्या है, सीरोटोनिन और हिस्टामिन। सीरोटोनिन वाहिनी ब्लड वेसल को क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्ट, और हिस्टामिन क्या करता है, ब्लड वेसल को रिलैक्स करवाता है ये। तो बेसोफिल जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पर हिस्टामिन को रिलीज करता है, रिलीज हिस्टामिन, ग्रैन्यूल कंटेनिंग हिस्टामिन। तो वो कौन सा करेगा, बी। तो बी का अपना कौन सा हो जाएगा, 4, तो बी का होगा 4। अब बचा कौन, इयोसिनोफिल, तो उसका कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, यानी कि रिलीजिंग हिस्टामिन डिस्ट्रक्टिव एंजाइम। क्लियर। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आया हुआ है नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ यस ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीट 2019 में आया क्वेश्चन है, देखिए उसको। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। दो कॉलम दिए हुए, दोनों कॉलम को हमें क्या करना है, मैच करना है। पहले कॉलम में क्या दिया हुआ है, अगेन ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, ईसीजी से आया है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से आया है। जहाँ पर एक तरफ तो वेव दी हुई है और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, कॉलम सेकंड में उस वेव के मीनिंग दिए हुए और हमें मैच करना है। तो अगेन देखते हैं वेव की बात करें, उस वेव में कौन सी एक डॉम शेप की हल्की सी वेव आती है जिसको हम बोलते हैं आरिकुलर डीपोलराइजेशन, फिर एक बड़ी वेव आती है, फिर अगेन एक और डॉम शेप की बड़ी वेव आती है। इसको हमने बोला था पी, ये था क्यू आर और ये एस, और फाइनली कौन सी आती है, टी वेव आती है। इसमें पी वेव जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन को। क्यू आर एस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। और टी किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को, यानी कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल को। क्लियर। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पी वेव की। तो पी वेव क्या बोला मैंने, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन। तो देखिए डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकुलर कहां पर है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ये रहा डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। अच्छा आगे नीचे ऑप्शन नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन नीचे ऑप्शन मेंशन नहीं है, सॉरी, इस क्वेश्चन नीचे एडिटिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पर मेच कर लेते हैं अपन। तो पी वेव के लिए कौन सा होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, तो ए का कौन सा हो जाएगा 4, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। अब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये वाला क्यू आर एस अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन, यानी कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन। तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ये रहा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो क्यू आर एस का कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब टी वेव की बात करें, टी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टी वेव ऑरिकुलर, इसकी बात करें वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। टी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, तो इसका हो जाएगा टी वेव के लिए कौन सा हो जाएगा, आपका सेकंड हो जाएगा। अब बचा कौन सा, रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव। टी वेव की साइज का कम हो जाना, उसकी साइज रिड्यूस हो जाना, वो कब होता है, कॉरोनरी इस्चीमिया, ये डिजीज है कॉरोनरी इस्चीमिया, उसके समय होता है ना। रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया नहीं होता है, क्योंकि हमने देख चुके हैं रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया की बात करें तो रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल और रिपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल दोनों साथ साथ होते हैं, और यहाँ पर इफेक्टिव कौन सा होता है, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, इसलिए वही वेव शो होती है। चलो अब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, रिडक्शन इन द टी वेव, वो हो जाएगा कॉरोनरी इस्चीमिया। ठीक, तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा फर्स्ट और सी का हो जाएगा सेकंड। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, चलो इसको देखते हैं। नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन इफ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर। कार्डियक आउटपुट कितना है आपका, 5 लीटर का यहाँ पर। तो क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन if the cardiac output is 5 liter, blood volume in the ventricle at the end of diastole, समझना इस चीज को, end of diastole, आपको यहाँ पर कौन सी वैल्यू दे दी है, end diastolic वॉल्यूम दे दिया है। तो क्या बोल रहा है, at the end of diastole is 100 ml and at the end of ventricular systole, दो वैल्यू दी हुई है। जब ventricular systole end हो रहा है तब कितना वॉल्यूम है उसकी भी बात कर रहा है, वो कितना है, इज 50 ml। तो अब तो क्या फाइंड आउट करना है,
हार्ट बीट रेट फाउंड, HBR, हार्ट बीट को फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो क्या क्या वैल्यू गिवन है, देखो उसने क्या क्या वैल्यू दे दी है, वो अपने को फाइंड आउट क्या करना है, HBR, हार्ट बीट रेट को फाइंड आउट करना है। उसने दिया क्या, एक तो कार्डियक आउटपुट दिया है, तो कार्डियक आउटपुट कितना है वो लिख लेते हैं। तो कार्डियक आउटपुट उसने जो दिया है वो कितना है, कार्डियक आउटपुट वो उसने दिया यहाँ पर कितना है, 5 लीटर है। तो कार्डियक आउटपुट अपना हो जाएगा कितना, 5 लीटर हो गया। दूसरा क्या दिया हुआ है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम EDV, वो आपका कितना 100 ml है, वो आपका 100 ml है। EDV क्या होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जब वेंट्रिकल में मैक्सिमम डायस्टोल हो जाएगा तब कितना ब्लड अंदर भरा जाएगा, वो अपना होता है EDV। तो EDV कितना है, 100 ml। दूसरा क्या दिया हुआ है, एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि जब वेंट्रिकल में सिस्टोल खत्म हो जाएगा तब कितना रक्त बचा रहेगा, ठीक है ना, वो यानी कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्ट्रोक वॉल्यूम, सॉरी मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम दिया हुआ है जो अंदर जा रहा है अपने अपने चापों में। यानी कि देखिए हम हार्ट की बात करें, या डायग्राम बनाते हैं हार्ट का, यहाँ अगर हम हार्ट की बात करें तो जब वेंट्रिकल से यहाँ पर 2 चाप निकलेंगे, ऑरिकल से भी चाप निकलेगा, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल से भी चाप निकलेगा और राइट वेंट्रिकल से भी चाप निकलेगा। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, उसके चाप में जाएगा, कौन सा चाप, कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क में, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्क में। तो जब ब्लड अपने अपने चापों में चला जाएगा, कब चला जाएगा, जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल में मैक्सिमम सिस्टोल हो गया तो ब्लड अपने अपने चापों में चला जाएगा, और उसी को हमने क्या बोला था, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो सेकंड जो वॉल्यूम दिया हुआ अपने पास वो कौन सा, स्ट्रोक वॉल्यूम है, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है अपने पास वो कितना है, 50 ml है, वो कितना है, 50 ml। अब सुनना, तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है वो सुनो, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू क्या होता है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू होता है, इसको बता देते हैं, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू HBR इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। SV का मतलब क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कार्डियक आउटपुट कितना है यहाँ पर हमारे पास, 5000 ml, वो कार्डियक आउटपुट है अपना, क्योंकि 500 लीटर है उसको ml में कन्वर्ट करेंगे। अपने को निकालना क्या है, HBR ही निकालना है, इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 50 ml, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आएगा, 50। तो HBR कितना आ जाएगा अपना, HBR इज इक्वल टू हो जाएगा 5000 डिवाइड बाय 50। तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1 और 0, यानी कि 100 बीट पर मिनट, 100 बीट्स पर मिनट, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन से हो जाएगा 100 बीट पर मिनट। हमने कैसे किया, देखिए सिंपल सा, हमें कार्डियक आउटपुट दिया हुआ था और स्ट्रोक वॉल्यूम दिया हुआ था, और कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू HBR। तो हमें HBR यहाँ से मिल जाएगी, जो कितनी मिलेगी, 100 बीट पर मिनट। ये आया हुआ क्वेश्चन है नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, जो नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच द आइटम गिवन इन द कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। सेम क्वेश्चन है, 2 कॉलम दिए हुए हैं और दोनों कॉलम को हमें क्या करना है, मैच करना है। ये क्वेश्चन किससे, ये हार्ट की एनाटॉमी से क्वेश्चन है। क्लियर, हार्ट की एनाटॉमी से। एक तरफ दिए हुए कॉलम फर्स्ट में वाल्व दिए हुए और कॉलम सेकंड में उनकी पोजीशन दी हुई है। मैंने सारे वाल्व बता चुका हूँ। क्लियर, आपको उन वाल्व को एक बार फिर देख रहे थे, देखो वाल्व कहाँ कहाँ मिलते हैं वो अपन। वाल्व की बात करें, हार्ट की स्ट्रक्चर अगेन, मैं आपको सारे वाल्व उस लेक्चर बताए थे मैंने आपको, जो बॉडी में जहां जहां मिलते हो सारे वाल्व के बारे में। चलो अगर वाल्व की बात करूं मैं तो ध्यान देना, यहाँ पर समझना है इसको। चलो एक तो कहां पर, ये अपना कौन सा है, लेफ्ट ऑरिकल है, और ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल।
तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें, इसके बीच में कौन सा वाल्व होता है? बाइकस्पिड वाल्व। किसके बीच में? लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। वही राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल की बात करें तो यहाँ पर कितने होते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पर क्या मिलता है आपको? कोरोनरी साइनस। उस कोरोनरी साइनस के ऊपर जो वाल्व होता है उस वाल्व को अपन क्या बोलते हैं? थिबेसियन वाल्व। थिबेसियन वाल्व, थिबेसियन वाल्व। एक होता है यहाँ पर कौन सी होती है? ये वेना केवा कौन सी होती है आपकी? इंफीरियर वेना केवा। वो जहां खुलती है, इंफीरियर वेना केवा जहां खुलती है वहां पर जो वाल्व होता है उस वाल्व को हमने क्या बोला था? यूस्टेकियन वाल्व। यूस्टेकियन वाल्व, यूस्टेकियन वाल्व। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल से भी एक चाप निकल रहा है और एक चाप कहां से निकलता है? राइट वेंट्रिकल से। तो इन चापों के ब्लड को रिवर्स में आने को रोकने के लिए जो वाल्व होता है, इनके अंदर जो वाल्व होते हैं वो आपको कौन से वाल्व होते हैं? सेमी ल्यूनर वाल्व। सेमी ल्यूनर वाल्व। ये वाल्व के आपको सारे प्रकार समझ में आ गए होंगे। कौन कौन? देखो, थिबेसियन वाल्व, यूस्टेकियन वाल्व, सेमी ल्यूनर वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व। 5 प्रकार के वाल्व है हार्ट पे पूरी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये। अगर हार्ट की एनाटॉमी को अच्छे से समझा हुआ है तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलिए अब मैच कर लेते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। देखिए कहां पर होता है ट्राइकस्पिड वाल्व? बड़ी सिंपल सी बात है। ये देखिए कहां पर ट्राइकस्पिड वाल्व? राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो देखिए बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ये रहा बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो कौन सा हो जाएगा? ए का हो जाएगा अपना, कौन सा? थर्ड हो गया। दूसरा बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व कहां मिलते हैं? लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए बिटवीन द लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये रहा बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बी का कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। बाकी बचा कौन? सेमी ल्यूनर वाल्व। कहां मिलते हैं? दोनों चापों में। सेमी ल्यूनर वाल्व आपको कहां मिलते हैं? दोनों चापों में। तो क्या हो जाएगा? बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पर बात करा राइट वेंट्रिकल से निकलने वाली कौन है? पल्मोनरी आर्टरी। तो डेफिनेटली वहां पर ही आपको मिलेंगे। तो सी का हो जाएगा सेकंड। तो ए का कौन सा थर्ड है? ए का थर्ड, बी का फर्स्ट और सी का सेकंड। सी का सेकंड। यहाँ पर ऑप्शन ए अपना फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये आया हुआ है नीट 2018 में। अगेन नीट 2018 में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहां से आया हुआ है? बिल्कुल ये प्रश्न अपना है ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित क्वेश्चन है ये, और प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। क्वेश्चन देखिए समझते हैं। मैच द आइटम गिवन इन द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। यानी कि कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड अपने को मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन को ढूंढना है यहाँ पर। तो बात करें फाइब्रिनोजन की, तो फाइब्रिनोजन कहाँ मिलता है? फाइब्रिनोजन की बात करें, मैं आपको बताया था 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बिनोजन और फाइब्रिनोजन ये कहाँ मिलते हैं? प्लाज्मा के अंदर। और ये दोनों स्पेशली मैंने बताया था ये दोनों कहाँ पर हेल्प करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में। कौन कौन से थे? एक तो फाइब्रिनोजन और दूसरा थ्रोम्बिनोजन। ये दोनों हेल्प कर रहे हैं किसमें? ब्लड के क्लॉटिंग में। तो यहाँ पर फाइब्रिनोजन का कौन सा हो जाएगा? ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ए का सेकंड। ग्लोबुलिन की बात करें, ग्लोबुलिन की बात करें, मैंने आपको बताया था 2 प्रकार प्रोटीन की बात करी थी, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिन जो होता है वो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और प्रकृति में रूबिस को सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। वही दूसरी बात करी थी ग्लोबुलिन, तो ग्लोबुलिन के फिर मैंने अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार थे। फिर गामा ग्लोबुलिन को हम क्या बोला था? इम्यूनोग्लोबिन। और गामा ग्लोबुलिन को इम्यूनोग्लोबिन इसीलिए बोला था क्योंकि वो किस में हेल्प कर रहा था? इम्यून सिस्टम में। फिर उसको एंटीबॉडी भी बोलते हैं। फिर इसके 5 प्रकार थे, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी यहाँ पर। तो इसीलिए ग्लोबुलिन किस में हेल्प कर रहा है? डिफेंस मैकेनिज्म में। हमारे शरीर को फॉरेन पार्टिकल से क्या कर रहा है? सुरक्षा कर रहा है। इसलिए किसमें ये काम कर रहा है? डिफेंस मैकेनिज्म में। तो ग्लोबुलिन का कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे एल्ब्यूमिन की। एल्ब्यूमिन क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखता है बॉडी में। ऑस्मोटिक परासरण मतलब आयनों के प्रवाह की एक दिशा होती है। ऑस्मोटिक की बात करें, क्लियर, हम उसका जिक्र करेंगे। अब देखिए यहाँ पर, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए का सेकंड। ए का हो जाएगा सेकंड, ये रहा। ए की ऑप्शन ऐसा है। बी का थर्ड, तो बी का थर्ड हो गया। और सी का फर्स्ट, तो सी का हो गया अपना फर्स्ट। सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए।
एडल्ट ह्यूमन आरबीसी, आरबीसी से आया क्वेश्चन है। एडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर इन्यूक्लिएटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। क्या पूछ रहा है? मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, यानी कि आरबीसी के बारे में हमें यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उन चारों में से आरबीसी के बारे में कौन सा सबसे ज्यादा सही है, मोस्ट एप्रोप्रिएट जो भी ऑप्शन होगा उसे हमें सेलेक्ट करना है। किसके बारे में? आरबीसी के बारे में। चलिए, आरबीसी कैसी है? यहाँ पर इन्यूक्लिएटेड ही बोल रहा है, मतलब न्यूक्लियस नहीं होता है, और उसके लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट अपने को ऑप्शन यहाँ पर ढूंढना है। चलिए तो देख लेते हैं पहला क्या है ऑप्शन है वो, दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस। क्या बोल रहा है? दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस। गलत बात है, ऐसा तो कहीं नहीं है कि आरबीसी को रिप्रोड्यूस होने की जरूरत नहीं है, उनको बाबा बनाने की जरूरत होती ही है। क्लियर ना? तो ये तो गलत हो जाएगा, तो पहला तो गलत हो जाएगा, पहला वाला निकाल दो, ये वाला गलत हो जाएगा। नॉट मतलब कौन सा राइट निकाल? हाँ, एप्रोप्रिएट, बराबर, मोस्ट एप्रोप्रिएट, बिल्कुल, तो ये भी निकल जाएगा। चलो 2 ऑप्शन तो कट गए, अब 2, 3 और ओनली 4, सी और डी 2 ऑप्शन बचते हैं आप अपने पास। चलो आगे देखिए, दे आर सोमेटिक सेल। ऐसा भी कुछ नहीं है, सोमेटिक सेल सही नहीं है। क्लियर? तो दूसरा भी निकाल दो, यहाँ पर दूसरा भी निकल गया, ओनली 4 ही बचा। चलो तीसरा पढ़ लेते फिर भी, दे डू नॉट मेटाबोलिक। ऐसा भी नहीं है, उनमें मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है आरबीसी के अंदर भी, तो ये भी ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। चलिए, ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। यस, बिल्कुल सही है। क्या बोल रहा है वो? ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। उसका जितना भी इंटरनल स्पेस है वो सब किसके लिए अवेलेबल है? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि मैंने बताया था उसमें सारी जो सेल ऑर्गेनल है वो एब्सेंट होते हैं, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस। वो सेल ऑर्गेनल एब्सेंट ही इसीलिए रहते हैं ताकि उसमें अधिक से अधिक मात्रा में क्या भरा जा सके? हीमोग्लोबिन भरा जा सके। और हीमोग्लोबिन भरने का पर्पस क्या है? ताकि ट्रांसपोर्टेशन हो सके, किसका? ऑक्सीजन का। हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर सके, ये उसका मेन पर्पस है। क्लियर? चलो, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ओनली 4। कौन सा? तो नीट 2017 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ढंग से प्लाज्मा पड़ा हुआ है, उसमें मोटी मोटी बातें भी अगर याद है तो इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि सारे स्टेटमेंट सही याद रखने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी बहुत इजी क्वेश्चन है, एलिमिनेशन मेथड से भी हो जाता है और ऐसे भी हो जाता है जनरली, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है ये। चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये आया हुआ है नीट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ, नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है वो, नेम द ब्लड सेल whose reduction in number can cause clotting disorder leading to excessive loss of blood from the body। ठीक है, ये क्या कह रहा है? ऐसी कौन सी सेल है अगर उसका रिडक्शन हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा? क्लॉटिंग डिसऑर्डर होगा हमें। कौन सा डिसऑर्डर? क्लॉटिंग डिसऑर्डर। मतलब वो कौन सी सेल है जिसकी बॉडी में कमी हो जाएगी तो हमें क्लॉटिंग डिसऑर्डर होगा, और साथ में क्या होगा? एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, शरीर से अत्यधिक मात्रा में रक्त की हानि होगी। ये कब कह रहा है? जब हमें कट लगेगा या कुछ भी होगा तो रक्त बहुत अधिक मात्रा में क्या होगा? शरीर से उसकी हानि होगी। ऐसी कौन सी सेल के समय होगा, ऐसा पूछा जा रहा है। तो देखिए, एरिथ्रोसाइट को अपन तक क्या बोलते हैं? आरबीसी को। तो आरबीसी में तो ऐसा कोई है ही नहीं। अगर आरबीसी की कमी हुई तो क्या होता है? एनीमिया होता है। यहाँ पर मेन फैक्टर क्या पूछा जा रहा है? वो क्लॉटिंग डिसऑर्डर, यानी कि रक्त का थक्का बनने से संबंधित बीमारी होगी अगर उस सेल की कमी हो जाएगी। तो आरबीसी का संबंध उससे है नहीं, आरबीसी एरिथ्रोसाइट उसका संबंध उससे नहीं है। क्लियर? दूसरा है ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट तो डब्ल्यूबीसी के सारे प्रकार हो गए, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। डब्ल्यूबीसी तो डिफेंस मैकेनिज्म में है, ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी ये किस में काम करता है? डिफेंस में, इम्यूनिटी में। न्यूट्रोफिल ये इसी का एक प्रकार है, डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है, तो ये भी नहीं होगा। थ्रोम्बोसाइट, इसको अपन बोलते हैं प्लेटलेट्स। तो क्या बोलते हैं आप? प्लेटलेट्स बोलते हैं इसको। अब प्लेटलेट जो होता है वो क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये जो प्लेटलेट होता है वही क्या करवाता है? ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। वही ब्लड क्लॉटिंग नहीं करवाता है, रक्त के और भी कारक होते हैं। कहने का मतलब ये कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर प्लेटलेट की काउंट कम हो जाएगी तो ब्लड क्लॉटिंग सही तरह से नहीं हो पाएगी, हमें कौन सा डिजीज होगा? क्लॉटिंग डिसऑर्डर होगा। क्लियर? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 से हो जाएगा आपका, थ्रोम्बोसाइट। क्लियर? चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, ये आया हुआ है 2016 में, नीट 2016 में आया क्वेश्चन। देखिए, ये सारे वही क्वेश्चन में ले रहा 2016 से लाकर 2022 तक।
जो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। वही क्वेश्चन लेकर आया मैं यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज, कहाँ के ब्लड प्रेशर की बात हो रही है? ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड प्रेशर की बात हो रही है कि उसका ब्लड प्रेशर कैसा होता है। ऑप्शन पढ़ते, सेम एज दैट इन द एओर्टा, जो एओर्टा होता है उसके समान है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी कौन सी होती है देखिए, पल्मोनरी आर्टरी मैं और चीज बताऊंगा नहीं, सिर्फ आर्टरी बताऊंगा आपको। ये पल्मोनरी आर्टरी, ये तो कैरोटिका सिस्टमेटिक आर्क है ना, ये हो गया आपका कैरोटिका सिस्टमेटिक आर्क, जो कहाँ से निकल रही है? लेफ्ट वेंट्रिकल से, और यहाँ से आएगी आपकी ये वाली, ये कौन सी हो जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी, ये वाली है ना, ये होगा पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ पर होगा आपका इंफीरियर वेना कवा और ये डॉर्सल एओर्टा। अभी क्या कह रहा है पहले ऑप्शन में, सेम एज दैट इन द एओर्टा, जैसा एओर्टा में है ये एओर्टा है, डॉर्सल एओर्टा, और ये किसकी प्रेशर की बात कर रहा है? पल्मोनरी आर्टरी की प्रेशर की। तो ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी में जो प्रेशर है वो डॉर्सल एओर्टा के प्रेशर से बराबर होता है, ऐसा कह रहा है? ऐसा तो है ही नहीं कहीं, क्योंकि ऑब्वियसली पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि वो तुरंत वो वेंट्रिकल के पास है ना, जहां पर पंप होगा उसके जस्ट पास तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि तेजी से क्या होगा? जाएगा वो। तो ये तो गलत हो जाएगा, सेम एज दैट इन द एओर्टा, गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए, मोर देन दैट इन द कैरोटिड, कैरोटिड से अधिक, कैरोटिड आर्टरी की बात करें, जो यहाँ पर कैरोटिड गर्दन में जो जाती है उसको अपन बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो इसके बारे में सोचते हैं अभी अपने को क्या करना है? मोर क्या ढूंढना है? मोर दैट इन द पल्मोनरी वेन, मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन यहाँ पर आकर खुल रही है, ये 4 पल्मोनरी वेन आकर खुलती है, उनकी तुलना में ज्यादा होता है, वो तो होता ही है। लेस देन दैट इन द वेना केवा, ये भी गलत है, वेना केवा की तुलना में कम। तो ऑब्वियसली जो वेन्स होती है उसकी तुलना में ज्यादा होता है यहाँ पर, किसमें? पल्मोनरी आर्टरी में। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होता है उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, सही कौन सा जाएगा? मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलो इसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2015 में आया हुआ क्वेश्चन आई थिंक, हाँ बिल्कुल ये 2015 है। क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इन 4 में से करेक्ट कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, चारों में से करेक्ट कौन सा है वो? सीरम की बात करें, सीरम क्या है? ब्लड प्लस फाइब्रिनोजन, ब्लड प्लस फाइब्रिनोजन प्लस एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी, थ्रोम्बिनोजन, थ्रोम्बिनोजन। क्लियर? तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि थ्रोम्बिनोजन गिवन नहीं है। ब्लड के साथ आप क्या करो? क्लॉटिंग प्रोटीन को ऐड कर दो। जब ब्लड के साथ क्लॉटिन प्रोटीन ऐड हो जाता है तब वो क्या बनता है? सीरम बनता है, ठीक है। मतलब उसको सॉरी माइनस करना पड़ेगा, आई एम सॉरी ये गलत है, माइनस करना पड़ेगा। ब्लड में से आप क्या करो? क्लॉटिंग प्रोटीन को माइनस कर दो, तब जो चीज बनती है वो कौन सा? आपका सीरम। जो हमारे पास ब्लड है, ब्लड की यहाँ पर बात करूं तो क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में से क्या माइनस कर दो आप? फाइब्रिनोजन प्लस थ्रोम्बिनोजन, ये दोनों क्लॉटिंग प्रोटीन है। उन क्लॉटिंग प्रोटीन को प्लाज्मा में से निकाल दो तो तब जो भाग बचता है आपका वो कौन सा होगा? प्योर सीरम होगा। लिम्फ की बात करें, प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी, इसको सीरम नहीं बोलते हैं, सॉरी इसको लिम्फ नहीं बोलते हैं। क्लियर? वो तो किसका है? ब्लड का हिस्सा है। तो ब्लड किसको बोलते हैं? प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी। तो प्लाज्मा में वही कंपोनेंट होते हैं, ब्लड में वही कंपोनेंट, तो प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट होता है। तो ये बिल्कुल सही है। प्लाज्मा की बात करें, ब्लड माइनस लिम्फोसाइट नहीं है ये, तो सही कौन सा हो जाएगा? सी। ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, इन तीनों को मिलाकर आप क्या बोलते हो? ब्लड कहा जाता है। क्लियर? और भी बहुत सारी चीजें होती है पर मेजरली ये सही कॉम्बिनेशन है, प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इज इक्वल टू ब्लड। क्लियर? तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2015 में। हालांकि 15 वाले क्वेश्चन भी है यहाँ पर, मैंने 16 से 22 बोला लेकिन नीट 2015 की क्वेश्चन भी है। चलो देख लेते हैं उनको भी।
एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट इन, बहुत इजी क्वेश्चन है। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? ब्लड फॉर्मेशन। अब ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होता है? सिंपल सी बात है, कहाँ होता है? रेड बोन मेरो में, और कहीं सोचने वाली बात ही नहीं है। रेड बोन मेरो में होता है एरिथ्रोपोइसिस, रक्त निर्माण की क्रिया। लेकिन हाँ, गेस्टेशन पीरियड की बात करें, गर्भकाल के दौरान अलग अलग महीनों में शरीर के अलग अलग अंगों में निर्माण होता है, जो मैं बता चुका हूँ। लीवर में भी होता है, स्प्लीन में भी होता है, प्लेसेंटा में भी होता है, और थाइमस ग्लैंड में भी होता है। क्लियर? उसका हम जिक्र कर चुके हैं, उसकी चर्चा कर चुके हैं लेक्चर के दौरान अपन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये भी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2015 में। क्लियर? क्या है देखो, ब्लड प्रेशर इन द मैमेलियन एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, कहां बात कर रही है? मैमेलियन एओर्टा। अभी मैंने बताया डॉर्सल एओर्टा की बात हुई है, तो डॉर्सल एओर्टा में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डॉर्सल एओर्टा में मैक्सिमम ब्लड प्रेशर कब होता है? किस प्रोसेस के ड्यूरिंग मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होता है? किस पे पूछ रहा है? डॉर्सल एओर्टा में। डॉर्सल एओर्टा समझ पा रहे हो ना? हार्ट के नीचे वाला हिस्सा डॉर्सल एओर्टा, जो हार्ट के नीचे होता है, ये वाला इधर होता है डॉर्सल एओर्टा, जहां से ब्लड बाहर निकलता है बॉडी में जाता है ना? यहाँ से ब्लड कहाँ जाता है? बॉडी में जाता है। तो ये वाली स्ट्रक्चर क्या होती है? आपकी डॉर्सल एओर्टा। चलो, तो पूछ रहा है कि उस डॉर्सल एओर्टा में मैक्सिमम ब्लड प्रेशर कब होता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं अपन, कब होता है देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? डायस्टोल ऑफ द राइट वेंट्रिकल। जब राइट वेंट्रिकल में डायस्टोल होगा, सुनना, राइट वेंट्रिकल कौन सा है वो, इसको अलग कर देते थोड़ा। ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो क्या पूछ रहे हैं वो? डायस्टोल ऑफ द राइट वेंट्रिकल। एक्चुअली दोनों वेंट्रिकल साथ साथ में डायस्टोल हो रहा है ना? तो जब इसमें डायस्टोल होगा तब इसमें प्रेशर ज्यादा होगा, ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें प्रेशर कब आएगा? जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा और वो ब्लड तेजी से इसके अंदर आएगा। जब वेंट्रिकल में डायस्टोल होगा तब तो प्रेशर इतना क्रिएट होगा ही नहीं, तो डायस्टोल वाले ऑप्शन तो पहले से हट जाएंगे। ये डायस्टोल और ये डायस्टोल। ये क्या बोल रहा है? डायस्टोल ऑफ द राइट एट्रियम। जब ऑरिकल में डायस्टोल होगा तब इसको क्या फर्क पड़ेगा? प्रेशर का कोई ज्यादा इतना फर्क आएगा नहीं, कम ही होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। जब लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट ऑरिकल में सिस्टोल होगा तब तो क्या होगा? इसमें अगर सिस्टोल होगा तो ब्लड नीचे आएगा, है ना? इस ताप में थोड़ी फर्क पड़ेगा। ये ताप एक्चुअल में कहां से आ रहा है? यहाँ से ये खुल रहा है पीछे वाला, ये बनाते हैं ना अपन ऐसे, इस तरफ से, इस तरफ से, तो ये वाला पीछे खुल रहा है ऐसे, है ना? ये डॉर्सल एओर्टा पीछे है, ये वाला। ठीक है, तो ये, तो इस वाले भाग की बात करें तो इसमें प्रेशर कब होगा? ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जब सिस्टोल होगा, क्योंकि निकल कहां से रही है? लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल में से सिस्टोल होगा तभी क्या होगा? इस पे प्रेशर ज्यादा आएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा? सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब सिस्टोल होगा तभी क्या होगा? डॉर्सल एओर्टा का ब्लड प्रेशर मैक्सिमम होगा। यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा? बी सही होगा, है ना? क्या होगा? सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन। ये कब आया? 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, समझते हैं इसको। क्या कह रहा है? डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। द सेकंड साउंड इज हर्ड व्हेन। यानी क्या कह रहा है कि स्टेथोस्कोप से डॉक्टर जो साउंड सुनता है, वो जो कार्डियक साइकिल का जो साउंड होता है उसमें से वो पूछ रहा है कि द सेकंड हार्ट साउंड कब उसको सुनाई देता है ना? स्टेथोस्कोप में जब डॉक्टर हार्ट बीट सुनता है तो सेकंड हार्ट साउंड है वो उसको कब सुनाई देता है, उसके बारे में बात करी जा रही है। अब मैंने आपको दोनों हार्ट साउंड बताए थे। पहला हार्ट साउंड कौन सा था? सुनना ध्यान से। पहला हार्ट साउंड कौन सा था? लब। और दूसरा हार्ट साउंड कौन सा था? डब। लब और डब। तो लब की बात करें, मैंने क्या बोला था? ये कब आएगा? दोनों, लब और डब दोनों कब आते हैं? क्लोजिंग पे। अब कब क्या क्लोज हो रहा है, क्या साउंड आ रहा है वो समझना। चलो, तो लब की बात करें तो ये आता है क्लोजिंग ऑफ, दिख रहा है येलो कलर, क्लोजिंग ऑफ, यस दिख रहा है, क्लोजिंग ऑफ बाई एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, बाई एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। तो जब बाई और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो गए तब तो आपका कौन सा साउंड आता है? फर्स्ट हार्ट साउंड। लब क्या है? फर्स्ट हार्ट साउंड है। और डब क्या है? सेकंड हार्ट साउंड। ये कब आता है? क्लोजिंग ऑफ, ये भी क्लोजिंग पर आता है, क्लोजिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व, सेमी ल्यूनर वाल्व।
जब सेमी ल्यूनर वाल्व जब बंद होगा तब आपका क्या आएगा, सेकंड हार्ट साउंड आएगा। क्लियर यहाँ पर। चलिए अब देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ही 16 गया। तो ऑप्शन देख लेते क्या है, वेंट्रिकुलर वॉल्व वाइब्रेट ड्यू टू गशिंग इन ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रिया, बिल्कुल नहीं, कुछ बात जमी नहीं रही है। सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लो इनटू द वेसल्स फ्रॉम वेंट्रिकल। देखिए क्या बोल रहा हूँ, सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लो इनटू वेसल्स फ्रॉम वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला गया, अब वेंट्रिकल से कहाँ चला गया, देखो वेंट्रिकल से ब्लड वेसल्स में चला गया है। कब, जब सेमी, उसके बाद क्या हो रहा है, सेमी ल्यूनर वाल्व बंद हो रहे ताकि ब्लड रिवर्स नहीं आए। यानी कि जब वेंट्रिकल में, ध्यान देना ये वेंट्रिकल है, ठीक है, तो वेंट्रिकल में क्या होगा, सिस्टोल होगा, ब्लड अपने अपने चापों में चला जाएगा। फिर वेंट्रिकल में डायस्टोल होगा, तो वेंट्रिकल में डायस्टोल होगा, क्लियर ना, तब क्या होगा, सेमी ल्यूनर वाल्व बंद हो जाएंगे। तो क्या बोल रहा है, सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज डाउन, बंद हो गए आफ्टर, किसके बाद, आफ्टर द ब्लड फ्लो इनटू वेसल फ्रॉम वेंट्रिकल। यानी कि वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला गया है, वेसल्स में चला गया, अपने अपने चापों में चला गया दोनों वेंट्रिकल से। अब उनका रिवर्स फ्लो रोकने के लिए क्या होगा, दोनों जो वाल्व, सेमी ल्यूनर वाल्व होंगे दोनों आर्टरी और वेन दोनों में, पल्मोनरी आर्टरी और कैरोटिक सिस्टमैटिक आर्क, उन दोनों आर्क में क्या होगा, वाल्व जो होंगे वो बंद हो जाएंगे, तब आपका आएगा सेकंड हार्ट साउंड। क्लियर। तीसरा ऑप्शन दे दीजिए, एवी नोड रिसीव सिग्नल फ्रॉम एसए नोड, कोई मतलब ही नहीं है। एवी वाल्व ओपन सब नहीं, तब भी नहीं आता है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो सही कौन सा बच जाएगा आपका, बी। तो बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होगा, बी, बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में आया क्वेश्चन है, नीट 2014 में। क्या बोल रहा है, पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन है, पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ही हैज, मतलब ब्लड ग्रुप ए बी जो है उसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और उसका कारण पूछा गया है। देखो इसका कारण क्या है वो, अगर इसके कारण की बात करें तो जब ब्लड ग्रुप की बात करें अपन, ब्लड ग्रुप, और उसमें पाए जाने वाले एंटीजन की बात करें अपन, एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी, तो जैसा ब्लड ग्रुप, मैंने क्या बोला था, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा क्या होगा, एंटीबॉडी होगा, है ना, एंटीजन होगा, सॉरी, ए में ए एंटीजन, बी में बी एंटीजन, ए बी में ए बी एंटीजन, और ओ में कोई एंटीजन ही नहीं, ओ का मतलब एक्चुअल में क्या है, जीरो। यहाँ पर एंटीबॉडी की बात करें तो उसके विपरीत एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप ए के पास किसके लिए एंटीबॉडी है, ब्लड ग्रुप बी के लिए एंटीबॉडी है, इसलिए बी हो गया। बी के पास किसके लिए है, ए बी के पास है, और ए बी के पास तो कोई एंटीबॉडी नहीं है, और ओ के पास क्या होगा, दोनों के लिए एंटीबॉडी होगी। तो ध्यान से समझना, ए बी के पास तो कोई एंटीबॉडी ही नहीं है लड़ने के लिए। अगर उसको ए ब्लड ग्रुप दे दो या बी, दोनों को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसके पास तो एंटीबॉडी है ही नहीं लड़ने के लिए। उसके पास तो दोनों के लिए क्या है, एंटीजन है। उसके पास ब्लड ग्रुप ए वाला एंटीजन ए भी है, ब्लड ग्रुप बी वाला एंटीजन बी भी है, तो दोनों में से किसी के लिए एंटीजन है ही नहीं। और ओ के पास तो खुद एंटीजन नहीं है, तो वो तो जब कोई भी उसको ले सकता है, सर्वर जाता है वो तो यहाँ पर क्या यूनिवर्सल रिसीवर है ये। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, किसी प्रकार की एंटीबॉडी इसमें एग्जिस्ट करती ही नहीं है। क्लियर। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। बोथ ए एंड बी एंटीजन ऑन आरबीसी बट नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। पहला ऑप्शन ही सही है, देखा जाए तो क्या बोला जा रहा है, ए और बी एंटीजन दोनों होते हैं, दोनों एंटीजन होते हैं इसके अंदर, आपको दिख रहे हैं ए और बी दोनों, लेकिन इसके आरबीसी में कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी। अब कोई एंटीबॉडी ही नहीं है और उसमें दोनों एंटीजन है, इसीलिए वो क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर है, किसी का भी ब्लड ले सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। बोथ एंड बी एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, ए और बी दोनों एंटीबॉडी होते हैं। देखिए एंटीबॉडी होती ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, दोनों एंटीबॉडी इसके अंदर नहीं होती है, ऑप्शन सेकंड गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए, नो एंटीजन आरबीसी एंड नो एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, गलत है, एंटीजन नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, एंटीजन होता है इसके अंदर, ए बी दोनों एंटीजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी एंटीजन इन द प्लाज्मा बट नो एंटीबॉडी, दोनों एंटीजन बट कोई एंटीबॉडी नहीं, ये भी गलत हो गया, दोनों एंटीजन होते। यहाँ पर देखिए ब्लड ग्रुप बी की बात करें, एक मिनट, बोथ ए एंड बी एंटीजन इन द प्लाज्मा बट नो एंटीबॉडी, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए ना आरबीसी।
इन द प्लाज्मा। अच्छा ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा है प्लाज्मा, बिल्कुल ये गलत होगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है बोथ ए एंड बी एंटीजन इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा एंटीजन पे, एंटीजन प्लाज्मा में नहीं होता है। एंटीजन क्या होता है? आरबीसी की मेम्ब्रेन पे होता है, आरबीसी मेम्ब्रेन। तो आरबीसी की मेम्ब्रेन पे क्या मिलता है अपने को? रक्त समूह का एंटीजन मिलता है। और इसमें क्या कह रहा है? बोथ ए एंड बी एंटीजन इन द प्लाज्मा बट नो एंटीबॉडीज। स्टेटमेंट देखने में एक दफा सही लगता है ना, लेकिन ध्यान देखो तो प्लाज्मा बोला उसने, है ना, प्लाज्मा नहीं, यहाँ पर क्या आना चाहिए? आरबीसी। और पहले स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, बोथ ए एंड बी एंटीजन ऑन आरबीसी। आरबीसी ऊपर के ऊपर होता है, तो आरबीसी के ऊपर, आरबीसी की मेम्ब्रेन को हमने क्या बोला था? डोनेन की मेम्ब्रेन। वो डोनेन की जो मेम्ब्रेन है वहां पर आपको जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसका एंटीजन मिलेगा, बट नो एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, है ना। तो जो एंटीजन है वो तो कहाँ मिलता है? आरबीसी की मेम्ब्रेन पर, और जो एंटीबॉडी है वो कहाँ पर मिलता है? प्लाज्मा में। इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सही कौन सा होगा? ए वाला, है ना। ये भी, ये दोनों तो गलत ही है। ये गलत क्यों हुआ? इस प्लाज्मा के कारण, है ना। प्लाज्मा में तो नहीं होता एंटीजन, एंटीजन कहाँ होता है? आरबीसी की मेम्ब्रेन पर। क्लियर? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी 2014 में आया क्वेश्चन है। चलो क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट? क्या बोल रहा है? पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूरल सिग्नल है, कौन सा? पीएनएस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर। पीएनएस जो होता है वो हार्ट के वर्किंग को किस प्रकार से इफेक्ट करता है? पीएनएस क्या करता है? हार्ट बीट रेट को कम करता है। जबकि जो पीएनएस की बात कर रहा, हार्ट को रेगुलेट कौन करता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब जब पैरासिम्पैथेटिक, दो प्रकार के नर्वस सिस्टम थे उसमें भी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक जो नर्व होती है वो क्या करती है? हार्ट बीट रेट को बढ़ा देती है, और पैरासिम्पैथेटिक जो होती है वो क्या करती है? हार्ट बीट रेट को डिक्रीज करती है। तो पीएनएस की बात हो रही है, हार्ट बीट रेट को कम करती है। क्या कह रहे हैं देखो, रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। सही है वैसे, है ना, क्योंकि वो क्या कर रही है? सिंपल सी बात है, जब हार्ट बीट रेट रिड्यूस होगी तो कार्डियक आउटपुट भी तो क्या होगा? रिड्यूस होगा। बिकॉज कार्डियक आउटपुट क्या होता है? अभी देखा हमने, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू क्या होता है? हार्ट बीट रेट जो होता है उसको मल्टीप्लाई करो किससे? स्ट्रोक वॉल्यूम से। तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू HBR इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो जब HBR कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, है ना। ऑप्शन ए सही है देखा जाए तो। और भी ऑप्शन देख लेते चलो। हार्ट रेट इज इंक्रीज्ड विदाउट अफेक्टिंग द कार्डियक आउटपुट, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। अगर हार्ट बीट रेट अफेक्ट हो रही है तो कार्डियक आउटपुट डेफिनेटली अफेक्ट होगा ही सी, बिकॉज कार्डियक आउटपुट है ही क्या? HBR मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। चलिए तीसरा ऑप्शन, बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज तो होंगे ही नहीं, है ना। इंक्रीज कैसे होंगे? जब स्टिमुलेशन किस में मिला है? सिंपैथेटिक में, तो इंक्रीज होगा ही नहीं। इंक्रीज किस केस में होगा? अगर यहाँ पर क्या दिखा होता? सिंपैथेटिक सिग्नल, है ना। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या होता? सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल, उस टाइम सही कौन सा हो जाता आपका? ये सही होता कि बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज। लेकिन यहाँ पर कौन सा स्टिमुलेशन मिल रहा है? पैरासिम्पैथेटिक नर्व का, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट रेट डिक्रीजेस बट कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ही नहीं, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देख रहे हो आप, हार्ट बीट बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। तो दोनों कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नहीं तो ये तो आएगा ही नहीं। तो सही कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए यहाँ पर सही आएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है 2022 में आया क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है, नीट 2022 में आया क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए बहुत इजी क्वेश्चन देखा जाए वैसे तो। पढ़ते हैं क्या कह रहा है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, अपने को देखना है स्टेटमेंट के बाद क्या दिए हुए हैं। देखते पढ़ते क्वेश्चन को। पहला स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट फर्स्ट, द कोआगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन के नहीं होते, गलत है यहाँ पर, ये स्टेटमेंट गलत है। क्या होते हैं? फाइब्रिन होता है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या आएगा? फाइब्रिन आएगा। जो फाइब्रिन जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। फाइब्रिन ओजन किस में कन्वर्ट होता है? फाइब्रिन में। किसकी मदद से? थ्रोम्बिन की मदद से, है ना। थ्रोम्बिन जो होता है वो क्या करता है? फाइब्रिन ओजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है यहाँ पर। और वो फाइब्रिन जो होता है वो फाइब्रिन क्या बनाता है? नेटवर्क बनाता है। किसका? थ्रेड्स का नेटवर्क बनाता है।
और उस थ्रेड के नेटवर्क किसका बना होता है, फाइब्रिन का बना होता है। जबकि यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, थ्रोम्बिन का, है ना। जबकि थ्रोम्बिन तो एक्चुअल में क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। थ्रोम्बिन की बात करें तो फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, फाइब्रिन में। तो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ये वाला है ना, थ्रोम्बिन करता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट, बिल्कुल सही है। एरिथ्रोसाइट को अपन क्या बोलते हैं, आरबीसी। और मैंने बताया था आपको आरबीसी को क्या बोलते हैं, जो स्प्लीन, हाँ स्प्लीन जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आरबीसी का ग्रेवयार्ड। और साथ में ब्लड बैंक भी बोलते हैं। स्प्लीन के लिए दोनों टर्मिनल यूज होती है, एक तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, दूसरा ब्लड बैंक। ये दोनों किसको कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। तो स्टेटमेंट सेकंड सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट जो वो तो गलत है। चलो, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। चलो, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, अब इसके लिए सही ढूंढना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, स्टेटमेंट सेकंड सही है। चलो पढ़ते हैं। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट, गलत है। दोनों इनकरेक्ट नहीं है, एक ही इनकरेक्ट है। कौन सा, पहले वाला इनकरेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। फर्स्ट इज करेक्ट नहीं है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट है, तो बी भी गलत हो जाएगा। सी क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, बिल्कुल सही है, अपना ऑप्शन मिल गया, ये वाला सी वाला। चौथा पढ़ लेते, बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। यहाँ पर चौथा ये यहाँ पर है कि दोनों कैसे, सॉरी दोनों करेक्ट है, यूं बोल रहा है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों करेक्ट है ही नहीं यहाँ पर। तो अपना कौन सा हो जाएगा, सी, जहां पर स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड कैसा है, यहाँ पर करेक्ट है। तो ये अपना सही हो जाएगा। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2022 में आया क्वेश्चन, नीट 2022 में आया क्वेश्चन है ये। और देखा जाए क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं मानता मैं इसको, बहुत आसान है। ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन है कि स्प्लीन को क्या कहते हैं। ये लगभग अगर नॉर्मल जो बायोलॉजी जानता है उसको भी पता होता है ये कि स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, क्लियर। और साथ में इसको क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक भी बोलते हैं। तो ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। ये क्वेश्चन में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। स्टेटमेंट फर्स्ट थोड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है ना, इतना मुश्किल यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं है। क्योंकि थ्रोम्बिन जो होता है वो क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है। अगर ऊपर पड़ा है ब्लड क्लॉटिंग तो भी ये स्टेटमेंट यहाँ से निकल जाता है, ये फाइब्रिन आएगा। तो क्लियर, ये क्वेश्चन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी 2022 में आया क्वेश्चन है, नीट 2022 में आया क्वेश्चन, 2022 में आया क्वेश्चन है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है वो, क्लियर। चलो पढ़ते, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन से करेक्ट है वो पूछ रहा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अच्छा कोई एक ढूंढना है, कोई एक इनमें से करेक्ट अपनों को ढूंढना है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कोई एक करेक्ट ढूंढना है। 2022 में आया क्वेश्चन है। चलो पढ़ते हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए, कौन सा सही है वो। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, the tricuspid and the bicuspid valves open due to the pressure exerted by the simultaneous contraction of the aorta। चलो ये क्या कहना चाह रहा है कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व कब ओपन होते हैं, जब क्या होता है, साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होता है किसमें, ऑरिकल में। ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन होने से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होते हैं, ओपन होते हैं। चलो देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बी पढ़ते हैं। सॉरी सही नहीं है ना, मैं बी पढ़ रहा हूँ इसीलिए। बी क्या कह रहा है, ब्लड मूव फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, ये गलत है। जब जॉइंट डायस्टोल होता है तो फ्रीली मूवमेंट हो रहा है, ये गलत ऑप्शन है। इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेज क्लोजिंग ऑफ द सैम्युलर वाल्व, यानी क्या बोल रहा है, वेंट्रिकल में जब प्रेशर बढ़ेगा तो सैम्युलर वाल्व क्लोज होंगे, ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि वेंट्रिकल में जब प्रेशर बढ़ेगा तो सैम्युलर वाल्व अगर बंद हो गए तो ब्लड अंदर कैसे जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। क्योंकि वेंट्रिकल के अपन बात करिए, क्या कहना चाह रहा है कि जो वेंट्रिकल है, चलो ये वेंट्रिकल है ना, तो ये कहना चाह रहा है कि वेंट्रिकल में जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, अपने अपने चापों के अंदर जाएगा। और वो सैम्युलर वाल्व कहाँ मिलते हैं, इन चापों के अंदर। अगर चापों के अंदर के वाल्व बंद हो जाएंगे तो ब्लड अंदर कैसे जाएगा, क्लियर। तो ये अपना गलत हो जाएगा। क्या बोल रहा है, ये वाला ना, सी वाला गलत हो जाएगा। बी भी गलत है। डी पे आते, द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड है ना, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहाँ होता है, यहाँ पर ये एवी नोड होता है, और इधर ऐसे नोड होता है, और इधर एवी नोड होता है। बता चुका था एनाटॉमी में। द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड
जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एवी नोड ये जनरेट नहीं करता है, कौन करता है? ये ऐसे नोड करता है, एवी नोड नहीं करता है, तो स्टेटमेंट 4 भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर सही कौन सा अपना? ए स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सुनो ध्यान से, सिंपल सी बात है, क्या कर रहा है? बाइकस्पियर और ट्राइकस्पियर वाल्व ओपन कब होते हैं? जब क्या होगा? ऑरिकुलर में क्या होगा? साइमल्टेनियस क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। ऑरिकल में ध्यान से समझिए, ऑरिकल में अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पर बाइकस्पियर वाल्व है, यहाँ पर ट्राइकस्पियर वाल्व है। वो बाइकस्पियर और ट्राइकस्पियर वाल्व क्या होना पड़ेगा? ओपन होना पड़ेगा। वही बात कही जा रही है यहाँ पर। क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्शन से, किसमें? एट्रिया में। एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होने से बाइकस्पियर और ट्राइकस्पियर वाल्व क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर? ये भी 2022 में आया क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं इसको टफ क्वेश्चन नहीं मानता, देखा जाए तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। बस अपने को पता होना चाहिए बाइकस्पियर और ट्राइकस्पियर वाल्व ओपन कब होते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन ये 2021 में आया क्वेश्चन है, नीट 2021 में आया क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है वो देखिए। पर्सन विथ AB ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, 2014 में आया क्वेश्चन, हमने सॉल्व कर चुके हैं अपन। 2014 में भी सॉल्व किया था हमने, 2014 वाले पेपर में। 2014 में आया क्वेश्चन है, तो रिपीट क्वेश्चन है ये। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, ब्लड ग्रुप AB को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट? क्योंकि इसमें दोनों क्या होते हैं? दोनों एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी इसमें होती ही नहीं है। ब्लड ग्रुप ए के लिए भी एंटीजन है, ब्लड ग्रुप बी के लिए भी एंटीजन है, तो दोनों व्यक्तियों से ब्लड लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड ग्रुप ओ वाले के पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो उसका भी ब्लड ले सकता है। और इन शॉर्ट इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं है, एंटीजन दोनों है और एंटीबॉडी एक भी नहीं है ना? एंटीजन दोनों है, ब्लड ग्रुप ए के लिए भी और बी के लिए भी है, लेकिन एंटीबॉडी एक भी नहीं है। क्लियर? तो इसीलिए कैसा है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी एंटी-ए, एंटी-बी और आरबीसी। प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी एंटी-ए, एंटी-बी ऑन आरबीसी, ऑन आरबीसी लिखा हुआ है। एंटीबॉडी आरबीसी पे प्रेजेंस नहीं होते, प्लाज्मा में होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान देना, क्या बोला है? प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी। एबी की बात करें तो इसके अंदर एंटीबॉडी एक्चुअल में तो होती ही नहीं है, सिर्फ क्या होते हैं? दोनों एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी होती ही नहीं है, तो यहाँ पर भी गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी गलत है, एंटी-ए, एंटी-बी ऑन आरबीसी, क्योंकि एंटीबॉडी तो कहाँ मिलती है आपको? प्लाज्मा में। एंटीबॉडी कहाँ मिलती है? प्लाज्मा में मिलती है, इसलिए गलत हो जाएगा। चलो आगे देखो। एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी एंटी-ए एंड एंटी-बी इन प्लाज्मा। देखिए ये हुआ ना करेक्ट स्टेटमेंट। एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी, इसके अंदर एंटीबॉडी है ही नहीं, तो दिक्कत वाली बात क्या है? एंटीबॉडी नहीं है तो किसी ब्लड ग्रुप के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी, तो लड़ेगी नहीं उससे, तो यहाँ पर दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी एंटी-ए एंड एंटी-बी, ये एंटी-ए के खिलाफ और एंटी-बी यानी कि बी ब्लड ग्रुप के खिलाफ इन प्लाज्मा, ये सही है। अगर यहाँ पर आरबीसी आ जाता ऑन आरबीसी तो फिर गलत हो जाता, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, देख लेते हैं। एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। एंटीजन इसमें एब्सेंस होते ही नहीं है, दोनों एंटीजन इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंस होते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। क्योंकि ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों एंटीजन होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं, ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए ऑप्शन 4। एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी इन प्लाज्मा। अगेन प्लाज्मा की बात आ गई, ये तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि एंटीजन प्लाज्मा में होते ही नहीं है, आरबीसी की मेम्ब्रेन पे होते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर क्या बोल रहा है? एब्सेंस ऑफ एंटीजन, एंटीजन एब्सेंस भी नहीं होते हैं, ए बी में दोनों एंटीजन होते हैं और वो एंटीजन आरबीसी की मेम्ब्रेन पे होते हैं, प्लाज्मा में नहीं, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। तो सही कौन सा हो जाएगा आपका? बी स्टेटमेंट सही होगा। क्लियर? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है वो, क्या कह रहा है? बीच, ये भी 2021 में आया क्वेश्चन है, नीट 2021 में। बीच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। देखो अभी बताया था फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट करना है? फाइब्रिन को। तो फाइब्रिनोजन को, ये लास्ट स्टेप है ब्लड क्लॉटिंग का, है ना? 3 स्टेप में ये प्रोसीजर होता है और ये इसका लास्ट स्टेप है। फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट करना है? फाइब्रिन्स में कन्वर्ट करना है। फाइब्रिन्स क्या होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर आरबीसी फंस जाती है, आरबीसी उसके अंदर जा नहीं पाती है और इसके कारण क्या होता है? ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। तो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने का काम कौन करता है? थ्रोम्बिन। कौन करता है? थ्रोम्बिन। ठीक है। रेनिन तो किडनी से रिलीज होता है, ये कौन सा रेनिन है? हाँ किडनी वाला। 2 रेनिन है, एक तो कौन सा? गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है, और ये कौन सा आपका? किडनी वाला, ये किडनी से, ये तो गलत हो जाएगा। एपिनेफ्रिन ये भी नहीं है, ये किससे होता है? एड्रिनल ग्लैंड से। अब बात करते हैं थ्रोम्बी
थ्रोम्बोकाइनेज, ये भी नहीं है थ्रोम्बोकाइनेज, तो कौन सा आएगा आपका थ्रोम्बिन। यहाँ पर थ्रोम्बिन क्या कर रहा है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है। रेनिन किडनी से रिलीज होता है ना। एपिनेफ्रिन एड्रेनल ग्लैंड से, एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन। एक्चुअल में ये जो स्टिमुलेशन होता है किसका, सिंपैथेटिक नर्व का, तब रिलीज होता है ये, क्लियर, एपिनेफ्रिन। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या है, ये सीरम है ना, ये सीरम है, सीरम है, ये मैं लिख दे रहा हूँ सीरम, दिख रहा है आपको, सीरम नहीं दिख रहा है ना, सीरम है ये। और ये डिफर है, डिफर्स है ना, क्या बोल रहा है, सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन, है ना, वो ब्लड से कैसे डिफरेंस उसकी बात कर रहा है, ये डिफर है ना, सीरम डिफर्स इन फ्रॉम ब्लड इन, 2016 में आया क्वेश्चन है, नीट 2016 में, ठीक है। तो यहाँ पर सीरम क्या होता है वो देखिए, सीरम क्या होता है कि जो ब्लड होता है, ध्यान देना, ब्लड हमारे पास है, उस ब्लड में आप क्या करो, ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है प्लस कार्पसल्स होता है, कार्पसल्स। तो आप अपने प्लाज्मा में, प्लाज्मा प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, ब्लड में से ब्लड माइनस कार्पसल्स, अगर ब्लड में से आप कार्पसल्स को हटा दो, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को, इन कार्पसल्स को हटा दोगे आप, तो आपके पास क्या आएगा, प्लाज्मा। अब इस प्लाज्मा में, प्लाज्मा माइनस इस प्लाज्मा में से आप क्लॉटिंग प्रोटीन, कौन सा, क्लॉटिंग प्रोटीन, क्लॉटिंग प्रोटीन, इस क्लॉटिंग प्रोटीन को हटा दो। क्लॉटिंग प्रोटीन कौन से होते हैं, दो होते हैं, पहला कौन सा है, फाइब्रिनोजन, पहला कौन सा है, फाइब्रिनोजन, उसको हटा दो, दूसरा होता है थ्रोम्बिनोजन। तो फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिनोजन, इन दोनों प्रोटीन को, कौन, ये दोनों क्या है, प्रोटीन है, कौन से, क्लॉटिंग प्रोटीन है, किसमें हेल्प करते हैं, ब्लड के क्लॉटिंग में, इनको माइनस कर दो, तब जो आपको चीजें मिलेंगी वो क्या होगा, आपका सीरम होगा। मतलब प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दो, क्लॉटिंग प्रोटीन निकाल दो, है ना। तो जब क्लॉटिंग प्रोटीन आप निकाल दोगे प्लाज्मा में से, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ सीरम बचेगा, क्लियर। तो यही पूछ रहा है सीरम क्या है, ये देखो, लैकिंग ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन को निकालना नहीं, लैकिंग एल्ब्यूमिन, सिर्फ एल्ब्यूमिन प्रोटीन को निकालना, ये भी बात नहीं है। क्या बोला मैंने, प्लाज्मा में से क्या निकालो आप, क्लॉटिंग प्रोटीन, है ना। तो क्या निकालना है, लैकिंग ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दो, ये दोनों क्लॉटिंग फैक्टर है ना, फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिनोजन, दोनों क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दो, तो तब जो बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा, सीरम, क्या कहलाएगा, सीरम। आई होप रेड कलर दिख रहा है आपको, प्लाज्मा, तो कौन सा हो जाएगा, लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकते, क्वेश्चन नंबर 16, ये आया हुआ 2016 में, है ना, नीट 2016 में आया क्वेश्चन, क्या है, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, यानी कि जब ब्लड की पीएच कम होगी तब क्या होगा। हालांकि क्वेश्चन अब बात करें अपन तो ये रेस्पिरेशन में इसको और अच्छे से समझ पाते हैं अपन, लेकिन खैर यहाँ पर आया देख लेते हैं अपन। चलो, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, कि जो ब्लड का पीएच कम हो जाएगा तो क्या होगा। चार स्टेटमेंट देखिए क्या हो रहा है, रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट की रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको रिड्यूस नहीं करेगा, ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाएगा। रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, ऐसा भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्लड सप्लाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा पीएच पे। एक्चुअल में क्या होता है, सुनो ध्यान से, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, देखो समझो इसको, जब H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ जाती है शरीर में, किसकी, H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ जाती है तो पीएच कम हो जाती है। जब पीएच कम हो जाती है तो क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बोल रहा हूं मैं, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन है वो बढ़ जाएगा। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फार्मूला क्या होता है, HbO2 होल 4, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो टूट जाएगा किसमें,
हीमोग्लोबिन के एक अणु में, साथ में ऑक्सीजन के 4 अणु में। तो जब बॉडी में H+ बढ़ेगा यानी कि pH कम होगा, तो pH कम होगा तो क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन, डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। यहाँ पर वही बात की जा रही है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, कम। तो pH कम होगा तो ब्लड में क्या होगा, तो क्या होगा, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी, बंधुता, जुड़ने में क्या होगी, कमी आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, जुड़ने में कमी आएगी डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे तो अलग हो रहा है ना, जुड़ थोड़ी रहा है। हीमोग्लोबिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अलग हो गया है, जुड़ तो नहीं रहे यहाँ पर, तो उसके एफिनिटी में क्या आ गई, कमी आ गई। क्लियर, तो यहाँ पे सी सही होगा ऑब्वियसली। 4 देखिए, रिलीज बाय कार्बोनेट एंड बाय द लीवर, इसका कोई संबंध नहीं है, नहीं होगा ये तो। क्लियर, हालांकि रेस्पिरेशन में इसको और अच्छे से समझ पाते इस क्वेश्चन को, लेकिन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ऑप्शन 6 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये 2020 में आया क्वेश्चन है ना। हालांकि ये भी जेनेटिक में क्वेश्चन को और अच्छे से समझा रखते हैं, जेनेटिक से संबंधित है, जीन जेनेटिक। चलो समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है वो। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल AB ब्लड ग्रुप। जीन आई ये आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला जीन होता है जो किसको कंट्रोल करता है, ये ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है, यानी कि ब्लड ग्रुप को नियमित करने वाला जीन है। कौन सा जीन है, IG। किसको कंट्रोल करता है, ब्लड ग्रुप को। तो ब्लड ग्रुप के लिए जीन कौन सी है, आई जीन है। ब्लड ग्रुप के लिए जीन है, वो जीन कौन सी है, आई जीन। देखो समझना ध्यान से, हालांकि जेनेटिक का टॉपिक है, थोड़ा कोशिश करते हैं समझने की। तो ब्लड ग्रुप में, ब्लड ग्रुप का जीन कौन सा है, आई जीन है। आई जीन के 3 एलील होते हैं। देखो जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, हम डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन को समझना है। तो आई जीन के 3 एलील होते हैं। आई जीन में कितने, जनरली एक जीन के 2 एलील होते हैं, लेकिन हम इसको किस में काउंट करते हैं, मल्टीपल एलील में। जब एक ही जीन के 2 से अधिक एलील आ जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील। तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप है वो किसका एग्जांपल होता है, मल्टीपल एलील का, क्योंकि जीन कौन सा, आई जीन है, इसके 3 एलील। कौन कौन सा एलील है, एक तो होता है IA, दूसरा होता है IB और तीसरा होता है IO। I0 भी बोलते हैं इसको, IA, IB और IO। ये 3 क्या है, एलील है ब्लड ग्रुप के लिए। अब ये 2 एलील किस में, 2 फॉर्म में मिलते हैं। अगर ब्लड ग्रुप A है तो उसके लिए एलील क्या होगा, IA और IA होगा। कौन सी कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में। और हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, IA और I0। अगर ब्लड ग्रुप B है तो उसके लिए जो एलील हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे, IB और IB। और अगर हेटेरोजाइगस, ये तो होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस में क्या होगा, IB I0। और ब्लड ग्रुप अगर AB है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा आपको, हेटेरोजाइगस ही मिलेगा, होमोजाइगस तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो कैसा है, एंटीजन दोनों है इसके अंदर। ब्लड ग्रुप O की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा, होमोजाइगस ही मिलेगा, I0 ये सिर्फ आपको क्या मिलेगा, होमोजाइगस कंडीशन में मिलेगा। ये क्या है, सारे जीनोटाइप है। ये ब्लड ग्रुप A का जीनोटाइप ये रहा, B का जीनोटाइप है ये, AB का और ये O का, ये जीनोटाइप है। हम इस जीनोटाइप का इस्तेमाल करके ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं कि संतान में क्या ब्लड ग्रुप होगा। अगर सपोज माता में A है, पिता में B है, तो बच्चे में क्या होगा। इस तरह के जो सवाल आते हैं कॉम्बिनेशन बनाने के, तो हम इस जीनोटाइप से निकाल सकते हैं, जो हम करेंगे जेनेटिक्स। इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कह रहा है ये, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या निकालना है, रॉन्ग स्टेटमेंट with reference to the gene I that control ABA blood group। जीन I के बारे में हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। जो जीन IBA किसको कंट्रोल करता है, ब्लड ग्रुप ABA को, यानी कि ब्लड ग्रुप I जो जीन है वो किसको कंट्रोल कर रहा है, ब्लड ग्रुप को। और उसके बारे में हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को ढूंढना है। यहाँ पर चलो 4 स्टेटमेंट दिए। when I and IB are present together they express same type of sugar। बिल्कुल गलत है, सेम टाइप ऑफ शुगर नहीं दर्शाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, I और IB जब दोनों साथ साथ होंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कोडोमिनेंसी। और कोडोमिनेंसी क्या होता है, जब दो डिफरेंट कैरेक्टर साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं और दोनों अपना प्रभाव डालते हैं तो उसको हमने क्या बोला है, कोडोमिनेंसी। डोमिनेंसी क्या होता है, जब एक कैरेक्टर रिसेसिव होता है और दूसरा कैरेक्टर पहले कैरेक्टर को दबा देता है तो उसको अपन बोलते हैं डोमिनेंसी। लेकिन जब दोनों कैरेक्टर साथ साथ आते हैं
तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंसी, है ना। मेंडल वाले केस में क्या था, लंबा पादप लिया, बोना पादप लिया, तो सारे पहली फर्स्ट जनरेशन में कैसे मिले, सारे लॉन्ग प्लांट मिले, बिकॉज की जो लॉन्ग प्लांट का जो लॉन्ग हाइट जो था उसपे जो लंबेपन का जो जीन था वो प्रभावी था, डोमिनेंट था, उसने क्या किया, ड्वार्फ को दबा दिया। लेकिन दूसरा केस था जिसपे कोडोमिनेंसी, मतलब दोनों कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंसी। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों कैरेक्टर रिप्रेजेंट होते हैं ब्लड ग्रुप, क्योंकि जिसके पास देखो इधर अगर IA और IB दोनों एलील है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ए भी आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इस एलील ने भी काम किया है, इस एलील ने भी काम किया है, दोनों एलील ने डिफरेंट डिफरेंट शुगर बनाई है, तब जाकर AB ब्लड ग्रुप आएगा, वरना नहीं आएगा। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, व्हेन ए एंड ये क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि सेम शुगर बना ही नहीं रहे। दूसरा देखिए, एलील IO है ना, I0, चलो, डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, ये किसी शुगर को प्रोड्यूस नहीं करती है, बिल्कुल सही है, इसलिए नाम IO है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन होता ही नहीं है। अब देखो, द जीन I हैज 3 एलील, 3 एलील होता है, इसके बाद 3 एलील है, ये सही है, ठीक है ना। ये भी अपने क्या ढूंढना है, रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ये भी सही है। जीन I के पास कितने एलील है, 3 एलील है, मैंने बोला 3 एलील, IB, IA, IB और IO या I0, तो 3 इसके पास एलील है, तो ये भी सही है। अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील, मतलब एक व्यक्ति के पास इन तीनों में से कितने होंगे, सिर्फ 2 ही होंगे। सिंपल सी बात है, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो IA होगा, बी है तो IB होगा, AB है तो IB, और O है तो I0 होगा। क्लियर ना, यानी कि तीनों एलील किसी एक व्यक्ति में नहीं मिलेंगे, मतलब ऐसा नहीं मिलेगा एक ही व्यक्ति में IB, IA, IB और I0, ऐसा नहीं मिलेगा, यूं कहने का मतलब ये तीनों साथ साथ आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ क्या मिलेंगे, ओनली 2 ही साथ साथ मिलेंगे, ये भी सही है। आपने को ढूंढना क्या था, रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग कौन सा है, पहला रॉन्ग है ना, तो पहला रॉन्ग है, पर सही कौन सा है अपना, ये वाला। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, दिख रहा है आपको, आई थिंक थोड़ा छोटा दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन क्या है वो। ये 2021 में आया क्वेश्चन है, नीट 2021 में आया क्वेश्चन है, नीट 2021 में आया क्वेश्चन। देखिए क्या है वो, देखिए, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच, दिखते रहा मेरे को, विच स्टिमुलेट RBC फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि ये कह रहा है कि इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होता है, जो इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है, वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होता है वो किससे होता है, किडनी से। इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट कौन करता है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, और वो कहां से रिलीज होता है, क्या बोलते हैं, किडनी से। कहां से रिलीज होता है, किडनी से। चलो किडनी से। अब ऑप्शन पढ़ते, ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पर, द सेल ऑफ रोस्ट्रल एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस किसका पार्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड का। पिट्यूटरी ग्लैंड का भी कौन सा, एंटीरियर लोब, अग्र भाग जो होता है उसको हम बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, और जो पीछे वाला भाग है उसको हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो उसका यहाँ पर काम नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए, उसका तो काम नहीं है। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की बात कर रहे हैं जो इरिथ्रोपोइसिस करवा रहा है, तो ऑप्शन पर गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए, द सेल्स ऑफ बोन मेरो, बोन मेरो की सेल से काम नहीं करती है, कोई काम कौन कर रहा है, किडनी काम कर रही है, हार्मोन कौन स्रावित कर रहा है, किडनी, तो बोन मेरो आएगा ही नहीं। जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ द किडनी, किडनी में विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है, जेजी सेल, है ना, हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, जेजी सेल। अब ये जेजी सेल कहाँ होती है, किडनी में, और वही क्या करती है आपका, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज करती है, जो क्या करवाएगा आपका, इरिथ्रोपोइसिस यानी रक्त निर्माण की क्रिया। चौथा लिख दिए, अल्फा सेल और पैंक्रियास नहीं करती, कोई मतलब ही नहीं है इसका, तो सही कौन सा हो जाएगा आपका, तीसरा। क्लियर, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर, तो इतने ही क्वेश्चन थे। तो ये थे नीट 2014 से लेकर 2022 तक जितने भी नीट में आए क्वेश्चन थे रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर, इतने क्वेश्चन थे, आगे बात करेंगे किसी और लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और लेक्चर पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।